जय हिंद दोस्तों। मैं मनीष कामयाबी बेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल द्वारा आपको निःशुल्क बैच दिया जा रहा है, जिसमें आज आपके लिए मैथ की क्लास स्टार्ट हो रही है, जिसका पिछली वीडियो में हमने सिलेबस डिस्कस किया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम आपको नंबर सिस्टम से स्टार्ट कर रहे हैं। आपके सिलेबस का पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम। हम आपको टॉपिक वाइज थ्योरी एंड उसका प्रैक्टिस सेट करवाते रहेंगे। ठीक, आज हम आपसे नंबर सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम होता क्या है? जो नंबर एक लाइन पे हम दर्शाते हैं, सरल रेखा पे हम दर्शाते हैं। जैसे इधर हो गया, यहाँ से 0 हो गया, +1 +2 +3 एंड इन्फानाइट तक। ये प्लस इन्फानाइट हो गया। 0 के इधर जाएंगे तो हमारा -1 -2 -3 टिल इन्फानाइट तक, इन्फानाइट तक। ये हमारा नंबर सिस्टम हो गया। अब नंबर सिस्टम में आता क्या है, पहले हम इस पे परिभाषाओं पे बात कर लेते हैं। पहला आता है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? जो संख्याएं किसी वस्तु को गिनने में प्रयोग की जाती हैं, या जिन्हें गणन संख्याएं भी बोलते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 इन्फानाइट तक, ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। अच्छा, आप लोग नोट्स बनाने पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, आप बस समझने पे ध्यान दीजिएगा। नोट्स हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे टेलीग्राम चैनल का, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोट्स की PDF आपको उस पर मिल जाएगी। आप बस एक पेज ले लीजिएगा, पेन ले लीजिएगा, बस समझिएगा बैठ के। ये हो गई हमारी प्राकृतिक संख्याएं। इसके बाद आती हैं हमारी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं ही पूर्ण संख्याएं होती हैं, बस इसमें एक 0 ऐड हो जाता है। 0 के सहित जो संख्याएं होती हैं वो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 इन इन्फानाइट तक, ये हमारी हो गई पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं और प्राकृतिक संख्याएं बस सेम होती हैं, इसमें बस 0 का डिफरेंस होता है। पूर्ण संख्याओं में 0 होता है, प्राकृतिक संख्याओं में 0 नहीं होता है। उसके बाद आती हैं हमारी पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक में क्या आता है हमारा? पूर्णांक में क्या आएगा? जैसे नंबर सिस्टम पे आप नंबर लाइन पे हमने आपको बताया था कि -1 से माइनस इन्फानाइट से लेके प्लस इन्फानाइट तक नंबर 100 होते हैं। तो पूर्णांक में माइनस से लेके माइनस इन्फानाइट, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 इन्फानाइट, मतलब सारे नंबर पूर्णांक में होते हैं। पूर्णांक इसका मतलब ही होता है सारे नंबर आपके प्लस माइनस 0 जितने भी नंबर होते हैं वो पूर्णांक में आते हैं। उसके बाद आपकी आती हैं सम संख्याएं, यानी इवन नंबर। सम संख्याएं, सम संख्या वह संख्या होती है जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे आपका 2 4 6 8 10 12 14, इस तरह से आपका सम संख्याएं हो गई। अच्छा, आप थ्योरी और इस पे थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, बस आप समझने पे फोकस कीजिएगा। ये आपकी सारी थ्योरी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप बस क्वेश्चंस लगाइएगा और प्लस समझिएगा। हम आपका थ्योरी पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बिकॉज ज़्यादा समय नहीं है आपके पास में। ठीक, हम आपको क्वेश्चन आंसर के माध्यम से सारा सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे, प्लस क्वेश्चन के साथ साथ में आपको थ्योरी भी समझाएंगे। ठीक है। उसके बाद सम संख्याओं के बाद आती है आपकी विषम संख्या। विषम संख्या वह संख्या होती है जो 2 से ना कटे।
मतलब जो संख्या एक या स्वयं से कटे वह संख्या विषम संख्या कहलाती है। जैसे विषम संख्या, विषम संख्या क्या होती है? जो संख्या एक से कटे या खुद से कटे। खुद से मतलब जैसे हमने 3 ले लिया, 3 एक से कटेगा और खुद 3 से कटेगा, किसी और नंबर से नहीं कटेगा, तो वो हो गई हमारी विषम संख्या। जैसे आपका हो गया 1, 3, 5, 11, सॉरी 1, 3, 5, 7, 9, ये हो गई आपकी विषम संख्या जो 2 से नहीं कटती हैं। अब आपकी आती हैं अभाज्य संख्याएं, जिसे प्राइम नंबर बोलते हैं। अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होती हैं? जो खुद से कटें या एक से कटें, वो अभाज्य संख्या हो गई। जैसे 2, 3, 7, 11, 13, 17, ये संख्याएं आपकी खुद से कटती हैं या एक से कटती हैं। अब आप इसमें ये दो है, ये सम संख्या है प्लस अभाज्य संख्या है, क्योंकि 2 एक से कटेगी और खुद 2 से कटेगी और किसी नंबर से नहीं कटती है। ये एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, सम अभाज्य संख्या है। ये पेपर में बहुत आती है कि वह सम अभाज्य संख्या बताइए, तो वो आपकी हो जाएगी 2। बाकी ये सारी संख्याएं विषम संख्याएं होंगी, बस 2 एक सम अभाज्य संख्या है। एक ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। एक ना ही अभाज्य संख्या है ना ही भाज्य संख्या है, वो एक्सेप्शन है इसका। अब आपकी आती हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी भी पूर्ण विभक्त हो जाएं, अन्य किसी संख्या से पूरी विभक्त हो जाएं, विभक्त मतलब कट जाएं, वो हो गई आपकी भाज्य संख्याएं। ये संख्याएं हमेशा सम संख्याएं ही होती हैं। जैसे 4 हो गया आपका, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। 9 एक्सेप्शन, 3 से कट रहा है, ये भाज्य संख्या है। 4, 6, 8, 9, 10 मोस्टली ये संख्याएं सम संख्याएं होती हैं, बट कुछ इसमें अभाज्य संख्याएं भी होती हैं, सॉरी विषम संख्याएं भी होती हैं। ये हो गई आपकी भाज्य संख्या। अब सहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? को प्राइम नंबर जिन्हें बोलते हैं, जिनका मासापा आपको एलसीएम एचसीएफ पढ़ाया जाएगा, उसमें इसको अच्छे से डिफाइन किया जाएगा। क्या यहां पे हो गई आपकी अभाज्य, सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या ये आपकी हो गई। ये आपकी पेयर में होती है, जैसे 4, 9, इनका एचसीएफ क्या होगा? 1। आपका हो गया 12, 25, इसका एचसीएफ आपका क्या होगा? 1। ये आपकी सहभाज्य संख्या हो गई। ठीक, अब नंबर सिस्टम में जैसे कुछ जनरली क्वेश्चंस आते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? जनरली क्वेश्चन आते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अभी मैंने आपको बताया था सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी? एक नहीं है, एक ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है। लोग गलती में 1 लगा देते हैं, आप ऐसी गलती नहीं करेंगे। 1 नहीं, ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी 2 होगी। फिर आता है एकमात्र सम अभाज्य संख्या, जो मैंने अभी आपको बताया था, एकमात्र सम अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या ये भी आपकी 2 होती है। अब सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी होती है? अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इसमें 1 लगा आते हैं, ऑप्शन में 1 भी होगा, लेकिन वह सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या नहीं होगी। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या आपकी 3 होती है।
सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 होती है। अभी हमने बताया था एक ना तो अभाज्य संख्या है ना ही भाज्य संख्या, इस चीज पे आप ध्यान रखिएगा। एक ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। इसके बाद आपका आता है सॉरी एक अंकीय सबसे छोटी अभाज्य संख्या। एक अंकीय सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ये आपकी कौन सी होगी? एक अंकीय सबसे छोटी अभाज्य संख्या। ये आपको क्वेश्चन कई तरह से पूछता है। जैसे अभी आपसे पूछ लिया एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ये भी 2 हो गई। एक मात्र सम अभाज्य संख्या, ये भी आपकी 2 हो गई। एक अंकीय सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ये भी आपकी 2 हो जाएगी। फिर आपका आता है एक अंकीय सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। एक अंकीय सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? अब आप 9 लगा के आएंगे तो गलत हो जाएगा, वो 3 से कट जाती है। इसमें पूछ रहा है एक अंकीय सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, ये आपकी क्या हो गई? एक अंकीय सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, ये आपकी 7 हो गई। 7 एक ऐसा नंबर है जो 7 से कटता है और 1 से कटता है। ठीक, अब आपका आ जाएगा 2 अंकीय सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? ये आपके छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो पेपर में आपको रखे ऐसे ही एटिजिट रखे मिल जाते हैं। इनको बस आपको ध्यान रखना है, पढ़ना है, आपको नोट्स में सारे ये मिल जाएंगे। 2 अंकीय सबसे छोटी, 2 अंकीय सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ये आपकी क्या होगी? इसमें 2 नंबर, 2 अंकीय मतलब 2 नंबर, जैसे 11 आपकी 2 अंकीय सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 2 जैसे छोटी थी, 1 नंबर की 1 अंकीय सबसे छोटी संख्या थी, वैसे 11 आपकी 2 अंकीय सबसे छोटी संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 11। अब 2 अंकीय सबसे छोटी, 2 अंकीय सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, छोटी तो हो गई आपकी 11, सबसे बड़ी 2 अंकीय सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 2 अंकीय सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, ये आपकी 2 अंकीय सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, एक ऐसी संख्या जो खुद से कटे या 1 से कटे। ठीक, वो हो गई आपकी 97। ये संख्या 97 नंबर या तो खुद से कटता है या 97 से कटता है, किसी अदर नंबर से ये नहीं कटेगा। ठीक, तो ये होगी 2 अंकीय सबसे बड़ी संख्या। ऐसी आपकी आती है 3 अंकीय सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 3 अंकीय सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। तो 3 अंकीय और 3 नंबर तक ही पूछता है, 3 से ज्यादा ये पूछेगा भी नहीं। 3 अंकीय सबसे छोटी अभाज्य संख्या, और ये अगला हो गया आपका 3 अंकीय सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। ये 2 क्वेश्चन आपको बताने हैं। 3 अंकीय सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 3 अंकीय सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं? एक बार हम देख लेते हैं। हमने क्या बताया था? सबसे छोटी अभाज्य संख्या, स्टार्टिंग से करते हैं। सम संख्याएं क्या होती हैं? जो 2 से कटें, 2, 4, 8, 10। विषम संख्याएं जो 2 से नहीं कटती हैं, 1, 3, 5। अभाज्य संख्याएं जो या तो खुद से कटें या 1 से कटें, 2, 3, 7, 11। फिर हमने क्या बताया था? भाज्य संख्याएं जो 2 से भी कटें, किसी और नंबर से भी कटें, मतलब जो कट जाएं, किसी ना किसी नंबर से कट जाएं, वो होती है भाज्य संख्याएं आपकी।
ठीक, फिर हमने बताया था एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, ये आपको एटिजिट रखे मिल जाएंगे एग्जाम में। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, एकमात्र सम अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3। विषम अभाज्य संख्या, आप शब्दों पे ध्यान रखिएगा, पेपर में जब आप क्वेश्चन पढ़ें तो 1 मिनट का टाइम लगा के क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। एकमात्र सम अभाज्य संख्या 2, एक सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3, एक अंकीय सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, एक अंकीय सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 7। फिर आता है आपका 2 अंकीय सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11, 2 अंकीय सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97। अब फिर हमने दिया था 3 अंकीय सबसे छोटी अभाज्य संख्या और 3 अंकीय सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। ये सबसे छोटी आपकी हो जाएगी 101 और सबसे बड़ी आपकी हो जाएगी 997। ठीक, सब 3 अंकीय सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101, 3 अंकीय सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 907। अच्छा, एक क्वेश्चन ये आता है कि 0 से 25 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, या 25 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, या 50 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, या कभी कभी पूछ लेता है कि 0 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो आप इसके लिए एक लाइन बनाइएगा, इसको डिवाइड कीजिएगा, 0, 25, 50, ये आपका हो गया 100। ठीक, अब देखिएगा 0 से 25 तक आपकी होती हैं 9 अभाज्य संख्याएं, 9 अभाज्य संख्याएं। 25 से 50 तक होती हैं आपकी 6 अभाज्य संख्याएं, 6 अभाज्य संख्याएं। और 50 से 100 के बीच में होती हैं आपकी 10 अभाज्य संख्याएं। क्या बताया? 0 से 25 तक 9 अभाज्य संख्याएं होती हैं, 25 से 50 तक 6 अभाज्य संख्याएं होती हैं, 50 से 100 तक आपकी 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब आपको पेपर में पूछ लेगा कि 0 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, आप बता देंगे 9 अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब यहीं पे पूछ लेगा कि 0 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब 0 से 50 तक पूछा है तो हम क्या करेंगे, इसको 9 प्लस 6 15, 9 प्लस 6 15। तो 0 से 50 तक हमारी कितनी हो गई? 15 अभाज्य संख्याएं हो गई। यहीं पे पूछ लेगा 0 से 100 तक हमारी कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, इसमें 10 और ऐड कर देंगे, हमारे कितनी हो जाएंगी? 9 प्लस 6 प्लस 10 25। 0 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं हो गई आपकी। कभी कभी पूछ लेगा आपसे 25 से 50 के बीच में अभाज्य संख्याएं बताइए, तो आप 6 बताएंगे। 25 से 50, 25 से 50 के बीच में अभाज्य संख्याएं 6 हो गई। कभी कभी पूछ लेगा आपसे 25 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो आप 16 बताएंगे। 25 से 50 के बीच में जो 6 प्लस 10 बराबर 16 अभाज्य संख्याएं हो गई। ठीक, ये तो हो गया आपका अभाज्य संख्याएं। अब कभी कभी पूछ लेगा आपका 9th अभाज्य संख्या, कभी कभी आपसे पूछेगा 9th अभाज्य संख्या। तो 9th अभाज्य संख्या जैसे 9 अभाज्य संख्या, तो ये आपकी क्या होगी? 23। अभी क्लास की स्टार्टिंग है, पहली क्लास है, तो हम आपको स्टार्टिंग से लेके चल रहे हैं। धीरे धीरे आपका लेवल भी बढ़ेगा, प्लस क्वेश्चन आंसर्स भी आएंगे। हम आपको क्वेश्चंस भी कराएंगे, उनको सॉल्व भी कराएंगे, आपको प्रैक्टिस शीट भी दी जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अब आपकी आती हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्या, ये परिमेय आपको काफी जगह देखने को मिलेगा। मैथ में परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं आपको काफी जगह देखने को मिलेंगी। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे हमारा हो गया P/Q के रूप में, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे हमारा हो गया 3/4, 3/4, 5/6, ठीक, 3/4, 5/6, 7/9, ये हमारी परिमेय संख्या होगी जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वे हमारी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं।
बस इसमें एक कंडीशन रहती है कि क्यू की वैल्यू कभी जीरो नहीं होगी। जीरो इन द सेंस हम इसको 5/0 नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि 5/0 ये इन्फानाइट हो जाता है, ये हम इसको नहीं लिख सकते। ठीक, तो ये इसकी कंडीशन हो गई कि P/Q के उसमें Q जीरो नहीं होगा। अब आती हैं आपकी अपरमेय संख्याएं। अपरमेय संख्याएं क्या होती हैं? जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे आपकी हो गई अपरमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्या क्या होती हैं? जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे आपका हो गया पाई। अब आप कहेंगे पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है, तो ये तो बटे में आ गया, लेकिन 22/7 परिमेय संख्या है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। 22/7 परिमेय संख्या है, लेकिन पाई अपरिमेय संख्या है। अगर हम 22/7 में आ जाएगा, 22/7 में लिख के आ जाएगा तो वो एक परिमेय संख्या हो जाएगी, लेकिन पाई लिख के आ जाएगा तो अपरिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि पाई की वैल्यू पॉइंट में होती है। ठीक, अब जैसे हमारा हो गया √2, √3, √5, √7, ये सारी आपकी अपरमेय संख्याएं होगी। अब जैसे आप बोलेंगे √4, ये भी अपरमेय संख्या है? नहीं, ये अपरमेय संख्या नहीं है, क्योंकि √4 की वैल्यू क्या होती है? 2। रूट एक इंटीजर आ गया, एक नंबर आ गया, इसमें दशमलव के बाद में कुछ नहीं है, इसलिए ये अपरमेय संख्याएं नहीं है। अब जैसे रूट आ गया आपका, अगला नंबर ले लेते हैं, आपका आ गया √9। ये आप बताइए परिमेय संख्या है अपरमेय संख्या है? ये आपकी परिमेय संख्या। अब जैसे ये 3 है, अब ये परिमेय संख्या कैसी? क्योंकि इसके अपॉन में आपका हमेशा 1 रहता है, कोई भी नंबर हो उसके अपॉन में 1 लिख सकते हैं, तो ये आपकी परिमेय संख्या हो गई। ठीक, अब जैसे √11 है, √11, ये आपकी अपरमेय संख्या हो गई। ठीक, ये आ गई आपकी परिभाषाएं। अब नंबर सिस्टम में एक आती है गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। गुणनखंड कैसे? जैसे हम कोई भी नंबर लिखते हैं, हम लिख लिया 10, इसके गुणनखंड करेंगे, क्या होगा? 2 × 5। ठीक, हमने लिख लिया 9, इसके गुणनखंड करेंगे, क्या होगा? 3 × 3, ये उसके हो गए खंड, मतलब जो नंबर दिया गया है उसके छोटे छोटे टुकड़े करना गुणनखंड कहलाता है। ठीक है, हम आपको बता रहे हैं गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। हम किसी भी नंबर में कैसे ज्ञात करेंगे कि कितने गुणनखंड हैं, उसके कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, कुछ बेसिक चीज होती हैं। गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। ठीक, इसका फॉर्मूला होता है, आप इसका फॉर्मूला लिख लीजिएगा, बाकी सीट में तो आपको मिलेगा ही। इसका एक फॉर्मूला होता है n = a⁻p × v⁻a × b⁻q c⁻r, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक, एबीसी क्या होती हैं? अभाज्य गुणनखंड होते हैं। एबीसी अभाज्य गुणनखंड, जैसे हमने यहाँ 2, 5 अभाज्य हैं, 3, 2, 3, 3 अभाज्य हैं, ये अभाज्य गुणनखंड हो गए। ठीक, इसके ये होती हैं संख्या कि कितने नंबर। अब हम क्वेश्चन आपको कराएंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ए क्या हो गया? आपका सम, बीसी क्या हो गया? विषम। ठीक, अब जैसे इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कुल गुणनखंडों की संख्या, आपको फॉर्मूला याद है ना? फॉर्मूला हम फिर से लिख देते हैं एक बार, n = a⁻p × v⁻q × c⁻r, ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब इसमें पूछे जाएंगे आपके क्वेश्चंस, कुल गुणनखंडों की संख्या। ठीक, इसका क्या करेंगे हम? p+1, फॉर्मूला यही रहेगा हमारा, p+1, q+1, r+1, जितनी भी पावर है यहां पे हैं p, q, r, इसमें हम एक एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे आ जाएंगे कुल गुणनखंड। ठीक, अब आ जाएगा कुल विषम गुणनखंडों की संख्या। कुल विषम
गुणनखंडों की संख्या। इसमें आ जाएगा आपका Q प्लस 1 R प्लस 1। इसमें A छूट जाएगा, A की पावर छूट जाएगी। हमने बताया था A सम होता है, B और C विषम होती हैं। ठीक है, तो इसमें हम विषम पूछ रहे हैं तो हम सम वाले को छोड़ देंगे। अब आ जाएगा कुल सम गुणनखंडों की संख्या। अगला आ जाएगा हमारा कुल सम गुणनखंडों की संख्या। ठीक, इसमें क्या लेंगे हम P जो पावर में A की पावर में है P प्लस मल्टीप्लाई Q प्लस 1 R प्लस 1। मतलब विषम वाले में जो कुल विषम गुणनखंडों की संख्या है उसमें P से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब A की पावर से हम उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर्मूला आप एक बार फिर से देख लीजिएगा। गुणनखंडों के लिए क्या होता है, A की पावर P इंटू V की पावर A Q C की पावर R। अब इसमें पूछा जाएगा कुल गुणनखंडों की संख्या, तो हम क्या करेंगे, सबकी पावर में एक एक ऐड करके उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी P प्लस 1 Q प्लस 1 R प्लस 1। ठीक, उसके बाद में क्या करेंगे, कुल विषम गुणनखंडों की संख्या पूछेगा, क्या करेंगे Q प्लस 1 R प्लस 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, जो भी पावर आएगी उसमें प्लस 1 करेंगे हम। फिर पूछेगा कुल विषम गुणनखंडों की संख्या। ठीक, उसमें क्या करेंगे, जो विषम वाला है उसमें बस P को हम ऐड कर देंगे, मतलब उसमें P से मल्टीप्लाई कर देंगे, P Q प्लस 1 R प्लस 1। ठीक, अब जैसे हम आपको एक नंबर देते हैं, कोई भी एक ले लीजिएगा, पहले हम आपको सिंपल नंबर देते हैं, हम आपको एक सिंपल क्वेश्चन देते हैं। इसमें हमसे पूछ लिया, जैसे क्वेश्चन में 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। ठीक, अब इसमें पूछा है तीनों चीजें हमें बतानी है, कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल विषम गुणनखंडों की संख्या, कुल सम गुणनखंडों की संख्या। ठीक, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालते हैं कुल गुणनखंड। कुल गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, हमने क्या बताया था, जितनी भी पावर दी है सब में हम एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हमने ले लिया 5 प्लस 1, फिर ले लिया 4 प्लस 1, 2 प्लस 1, 1 प्लस 1 1 प्लस 1 ये ले लिया। अब 5 क्या हो गया, 6 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए आप, इसका हो जाएगा 180। तो इसके कुल गुणनखंड कितने हो गए, 180। ठीक है, अब हम निकालेंगे इसके कुल विषम गुणनखंड। कुल विषम गुणनखंड, कुल विषम गुणनखंड कितने होंगे, हमने विषम में क्या बताया था, जो सम वाला होगा उसे हम छोड़ देंगे। जैसे 2 है, यहाँ पे 2 एक सम है, इसका हम छोड़ देंगे, हम 3 7 5 लेंगे। ठीक है, तो 4 प्लस 1 2 प्लस 1 और 1 प्लस 1। ठीक, 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 5 इंटू 2 प्लस 1 क्या होगा, 3 इंटू 1 प्लस 1 क्या होगा, 2। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा 30। कुल विषम गुणनखंड कितने हो गए, 30। ठीक, अब हम लेंगे कुल सम गुणनखंड निकालेंगे। कुल सम गुणनखंड, अब सम क्या बताया था, सम क्या है, 2 की पावर कितनी है आपकी, 5। तो इसकी पावर ऐसे ही ले लेंगे, इसमें 1 ऐड नहीं करेंगे। सम गुणनखंड निकालने के लिए सम की पावर में 1 ऐड नहीं करेंगे। ठीक, इस चीज का ध्यान रखिएगा। 5 ले लिया, 5 के बाद में क्या करेंगे, 4 प्लस 1 2 प्लस 1 1 प्लस 1। ठीक है, अब इसको 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू
1, ये आ गया आपका। अब इसको मल्टीप्लाई, सॉरी यहाँ 2 आएगा, 1 प्लस 1 2 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, क्या आ जाएगा 150 इसका मल्टीप्लाई आ जाएगा। अब देखिएगा हमने क्या निकाला था, कुल गुणनखंड कितने निकाले थे 180, विषम गुणनखंड 30, सम गुणनखंड 150। अब विषम कितने आए थे हमारे 30, सम गुणनखंड कितने आए हैं 150। 150 और 30 को ऐड कीजिएगा, कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। देखिए यही हमारे क्या थे कुल गुणनखंड। ये आपको चेक करने का तरीका है कि आप चेक कैसे करेंगे। अच्छा, पेपर में किस तरह से क्वेश्चन आता है, आपको एक नंबर दे दिया जाएगा, उससे आपको यही पूछ लिया जाएगा कि इसमें आप सम गुणनखंड बताइए, विषम गुणनखंडों की संख्या बताइए या कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए। ठीक, जैसे आपको एक नंबर दे दिया जाएगा, क्वेश्चन हम लेते हैं 360, ये आपको एक नंबर दे दिया गया। अब इसमें पूछ लेगा आपको कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए या सम की बताइए, विषम की संख्या बताइए। ठीक, नंबर यही ऐसे दिया जाएगा। ये हमने आपको इस तरह से जो नंबर दिया गया है, ये आपको बस समझाने के लिए हमने दिया था। अब इसमें हमें आपको क्या करना है, पहले हम इसके फैक्टर करेंगे, मतलब इसके हम गुणनखंड करेंगे। 360 के हम गुणनखंड करेंगे। अच्छा, फैक्टर कैसे करेंगे, एक हम फैक्टर इस तरह से करते हैं 360, फिर हम यहाँ इस तरह से, फिर 2 से किया, 2 से किया, इस तरह से हम फैक्टर करते हैं। एग्जाम में यह हो जाएगा आपका लेंथी प्रोसेस, आपको समय बचाना है। इसका आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको इसको दो भागों में तोड़ के, 0 दिख रहा है 10 आएगा, कंफर्म है, तो आपको लिख लीजिए 36 इंटू 10, ये आपका हो गया। ठीक, अब 36 को हम कैसे लिख सकते हैं, 6 इंटू 6, और 10 को कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 5। इसको हमें तब तक गुणनखंड करना है जब तक सबसे छोटे नंबर, मतलब उनका ही गुणनखंड ना हो जाए, तब तक इसका गुणनखंड करना है हमको। अब जैसे 2 का नहीं होगा, 5 का नहीं होगा, बट 6 का हो जाएगा। 6 का क्या हो जाएगा 2 इंटू 3, इसका क्या हो जाएगा 2 इंटू 3। अब हमारे पास क्या बचा 2 इंटू 5, ये हम इसका हो गया हमारा गुणनखंड। ठीक है, अब इसमें देखिएगा 2 कितनी जगह है, 2 हमारा 1 2 3 जगह है, तो 2 की पावर हमारी हो गई 3, इंटू 3 कितनी जगह है हमारा 1 2, तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी हमारी 2, इंटू 5 कितनी जगह है 1 जगह, तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी 1। ये हो गया हमारा 360 का गुणनखंड। अब आप निकाल सकते हैं, वही बेसिक वही फार्मूला लगेगा, वैसे ही निकलेंगे। हम आपको निकाल दे रहे हैं टोटल गुणनखंड। टोटल में क्या आएगा 3 प्लस 1, ठीक, 2 प्लस 1, 1 प्लस 1, ठीक है। 3 प्लस 1 क्या हो गया 4, प्लस सॉरी मल्टीप्लाई, यहां पे आएगा मल्टीप्लाई, 2 प्लस 1 क्या हो गया 3, मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 क्या हो गया 2। अब इसका मल्टीप्लाई क्या आएगा 24, ठीक है। ये आ गया आपका 20, ये हो गया आपके कुल गुणनखंड। अब हम आपको निकालने हैं विषम गुणनखंडों की संख्या। हम आपको निकाल दे रहे हैं विषम गुणनखंडों की संख्या। विषम की कैसे निकालेंगे, सम वाले को छोड़ना है, क्या करना है छोड़ना है, तो हम लेंगे 3 का और 5 का, ठीक। 3 का पावर क्या है 2, तो 2 प्लस 1, 5 की क्या है 1, तो 1 प्लस 1, यहां क्या आ जाएगा 3 इंटू 2, क्या हो जाएगा 6, ठीक। हम इसको हटा दें, हाँ ठीक है। ये आ गया आपका विषम गुणनखंड, कितने आ गए आपके 6। अब हम निकालने हैं आपको सम गुणनखंड। सम गुणनखंड कैसे, जो 2 है, 2 पे सम है, तो इसका नंबर ले लेंगे हम, पावर ले लेंगे 3, फिर हम लेंगे विषम वाले की, यानी 2 प्लस 1, फिर 5 की क्या है 1 प्लस 1, 3 इंटू 2 प्लस 1 3 प्लस 1 प्लस 1 2, इसका कितना हो जाएगा 18, 18, इसका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 18, ठीक है। अच्छा इसको आप चेक कीजिएगा, हमने निकाले सम गुणनखंड, कितने आए हमारे पास
18। हमने निकाले विषम गुणनखंड, कितने आए हमारे पास 6। इन दोनों को ऐड कीजिएगा 24 आ जाएगा। हमने टोटल गुणनखंड कितने निकाले थे 24। ठीक है। अच्छा, इसका दूसरी तरीका ये है निकालने का कि आप एक बार टोटल गुणनखंड जैसे पूछ लिया तो आप तो ऐसे निकालोगे, आपको सम निकालना है तो आप विषम निकाल के उसको टोटल में से माइनस कर दीजिएगा। जैसे हमने मान लो सम नहीं निकाले ये, ठीक है, हमने क्या किया 24 निकाले हमने टोटल गुणनखंड, विषम निकाले हमने 6, इसको माइनस करेंगे तो 18 आएगा, यही हमारे सम गुणनखंड हो गए। ठीक, इसी तरह से हम सम निकाल के विषम को निकाल सकते हैं। हमने 24 निकाले टोटल माइनस 18 निकाले हमने सम वाले, कितने हो गए 6 बचे हमारे ये विषम वाले, क्योंकि इन दोनों का जो योग आता है, इन दोनों को जब जोड़ने पे आता है वो हमारा टोटल गुणनखंड हो गया। ठीक है, एक नंबर और लेते हैं हम, अब लेंगे आपको 800 हम लेंगे आपको 800 में हमने फैक्टर कैसे करने हैं समझ गए आप लोग। आपको वो प्रोसेस नहीं करना है फैक्टर करने के लिए, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। आपको बस ये करना है, 2 जीरो हैं, आपको 8 ले लिया अलग, प्लस 100 ले लिया, 100 लेंगे या 10 लेंगे, तो 8 का क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, ये 8 का हो गया, और 100 का क्या हो जाएगा 10 इंटू 10, ये आपका 100 का हो गया। फिर 2 इंटू 2 इंटू 2, 10 का क्या हो जाएगा 2 इंटू 5, इस 10 का 2 इंटू 5। ठीक है, अब हम देखेंगे 2 कितनी जगह है हमारा, 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी हमारी 5, इंटू 5 कितनी जगह है 1 2, तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी हमारी 2। ये हो गए आपके फैक्टर यानी गुणनखंड। ठीक, अब हम निकालेंगे कुल गुणनखंड, मतलब कुल गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, क्या बताया था 5 + 1 2 + 1। ठीक है, 5 + 1 क्या हो गया 6, 2 + 1 क्या हो गया 3, कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। अब हमने बताया था आपको विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम की कैसे निकालेंगे, विषम गुणनखंडों की संख्या, इसमें देखिए विषम सिर्फ एक है, 5 है विषम, सम क्या है 2, तो क्या करेंगे 2 + 1 3, ये हो जाएगा आपका विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी 3। अब सम गुणनखंड निकालेंगे तो या तो 18 में से आपको 3 माइनस कर दो, सम गुणनखंड आ जाएंगे, नहीं हम फॉर्मूला लगाएंगे तो कैसे निकालेंगे, सम गुणनखंड 2 की पावर कितनी है 5, विषम 2 + 1। ठीक, तो 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा हमारा 15। अब देखिएगा 15 और ये 3 18 होता है, और हमारा टोटल कितना निकला था 18। ये आपको चेक करने का है कि आप चेक किस तरह से करेंगे। ठीक है, ये हो गया आपको गुणनखंड किस तरह से निकालेंगे आप। अब हम अगली क्लास में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आप हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िएगा, जिससे आपको सारी PDF टाइम टू टाइम मिल जाए, प्लस क्लास का नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, ये हमने क्वेश्चंस कराए थे इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, प्लस एक बार इन परिभाषाओं को आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। जो समझ में ना आए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे क्वेश्चन कर सकते हैं, उसका आंसर आपको तुरंत दिया जाएगा। और जो भी समस्या हो वो हमें बताइएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जी। थैंक यू, जय हिंद।